नमस्कार सभी को। मैं योगेश कुमार राघव एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ कला की वीडियो लेकर, जो हम टीजीटी और पीजीटी आर्ट सब्जेक्ट के लिए आपके सामने डेटा लेकर आ रहे हैं। इस सेक्शन में जो हमने डेटा स्टार्ट किया है कला का, उसमें ऑलरेडी 5 वीडियो मैं आपके लिए अपलोड कर चुका हूं, जिसके पहले वीडियो में कला का जो सिलेबस है उसके बारे में मैंने जानकारी दी है, और बाकी 4 वीडियो में जो एक टॉपिक, जो स्टार्टिंग टॉपिक कला का परिचय, जिसमें हमने डेफिनेशन ऑफ आर्ट, उसके बाद साहित्यिक स्वरूप क्या रहा है कला का, और उसके बाद कला का जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में या कला के जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में उसकी विशेषता क्या रही है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे चुका हूँ। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे और एक नया टॉपिक यहाँ स्टार्ट करेंगे, जिसको हम टॉपिक नंबर 2, जिसे हम बोलते हैं कला का तत्व। हालांकि ये कला के परिचय का ही एक भाग है, लेकिन हम इसको एक अलग टॉपिक के बेसिस पर पढ़ रहे हैं। जो आपके कला को सेक्शन में हमने 3 में बांटा था। जब आप कला के सिलेबस देखेंगे तो वहां मैंने बता रखा है सैद्धांतिक कला, भारतीय कला और पाश्चात्य कला। इन 3 भागों में मैंने इस चीज को बांट रखा है, और उन तीनों भागों में चीजें क्या हैं, कैसे हमें देखनी है, उसके बारे में आपके सामने ये जानकारी आएगी। लेकिन चलने से पहले मैं यहाँ अपने हृदय से जो उत्तर प्रदेश के 3 बार रहे मुख्यमंत्री, जिनका आज निधन हो गया है, उनको मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि प्रकट करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान प्रदान करें और उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति दें। तो मुलायम सिंह यादव जी के लिए दिल से मैं खेद प्रकट करता हूँ और उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आज का सेक्शन। और आज के सेक्शन में दोस्तों हम बात करेंगे, यहाँ से अगर हम जो टॉपिक में आप पढ़ाने जा रहा हूँ, अगर आप उसको 2021 के पेपर को उठाकर देखेंगे तो वहां से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को यहाँ से मिले हैं। जैसे कि रेखा के बेसिस पर क्वेश्चन मिला है, हमें रंग के बेसिस पर क्वेश्चन मिला है, ठीक, और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। न केवल टीजीटी में, पीजीटी में भी पूछे जाते हैं, या DSSB में भी पूछे जाते हैं, और डिफरेंट स्टेट में जो कला के बेसिस पर होने वाले एग्जाम में वहां भी इसके बारे में पूछे जाते हैं, चाहे वो KBS का हो चाहे वो NBS का हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कला के तत्व, और बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। और अगर आपको ये सेक्शन अच्छा लगे तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उनको इसका लाभ मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कला के तत्व। अगर हम कला के तत्वों की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कला के तत्वों को अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन उठता है कि कला में, मतलब आर्ट में, जो उसके एलिमेंट हैं, मतलब तत्व हैं, वो कितने हैं। तो ध्यान दीजिएगा, टोटल हमें कला के तत्व कितने मिलते हैं? 6। तो कला के 6 तत्व होते हैं, ठीक। अब ये कौन कौन से होते हैं अगर हम इसकी बात करें तो ध्यान दीजिएगा, एक होता है जिसको हम बोलते हैं रेखा, दूसरा होता है रूप, रंग, तीसरा तान, चौथा पोत, और 5वां होता है जो अंतराल, या अंतराल को हम किस और नाम से जानते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, अंतराल को हम धरातल के नाम से भी जानते हैं, या धरातल। अगर हम पोत की बात करें तो पोत को हम वयन के नाम से जानते हैं, पोत या वयन, ठीक। देखिए, अगर हम बात करें कला के तत्वों की, तो कला के जो तत्व हैं, जो विद्वानों ने कला को जो जितने तत्वों में बांटा है, वो टोटल कितने तत्व? 6 तत्व। अब यहीं से एक क्वेश्चन मिल जाता है कि भारतीय कला में या कला को
कला के तत्व कितने होते हैं। ठीक, तो कला के कितने तत्व होते हैं, 6। अब 6 तत्व कौन कौन से होते हैं, तो देखिए जब कभी भी हम कोई पेंटिंग स्टार्ट करते हैं चित्रकला में या किसी भी चीज में, तो हम देखते हैं कि वहां हमें सबसे पहले रेखाओं के माध्यम से एक आउटलाइन बनाई जाती है, तो एक तत्व निकल कर आता है इसका रेखा। उसके बाद फिर हम जिसकी आकृति देना चाह रहे हैं तो रेखाओं के माध्यम से उसकी आकृति देते हैं, और रंग संयोजन के माध्यम से उस आकृति को क्या करते हैं, उभार कर लाते हैं किस पर, जो आपका धरातल है या आपका क्या है, अंतराल है। उसके बाद उसका पोत कैसा है, उसका तान कैसा, मतलब टोन कैसी है। ठीक, पोत मतलब उसका टेक्सचर कैसा है। ठीक, उसका रंग संयोजन कैसा है, उसका रूप कैसा है, मतलब कौन सा रूप हम देना चाह रहे हैं। तो ये जो टोटल निकल के आते हैं कला के तत्व, वो कितने निकल के आते हैं, 6 तत्व निकल कर आते हैं। और इन्हीं 6 तत्वों को बारी बारी से हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि रेखा का क्या महत्व है कला में, रंग का क्या महत्व है, रंग कितने प्रकार के होते हैं। ओस्टवाल्ड ने कितने रंगों के बारे में बात की। जो कला में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो रंग के बेसिस पर कि बताइए इसमें प्राथमिक रंग कौन से होते हैं, द्वितीयक रंग कौन से होते हैं, अगर प्राथमिक रंगों को मिला दिया जाए तो रंगों से मिलकर क्या होता है, या अगर पूछा जाए जो हरा रंग है वो किस तरीके का आपका प्रभाव प्रकट करता है, या अगर रेखा हमारी ऊर्ध्वाधर है मतलब सीधी है हॉरिजॉन्टल, तो वो किस तरीके का भाव प्रकट करेगी, क्षैतिज रेखा किस तरीके का भाव प्रकट करती है, कर्णवत रेखा किस तरीके का भाव प्रकट करती है। और यहाँ से 2021 में रेखा से एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए अब यहाँ से हम देखते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा, और बारी बारी से हम एक एक चीज को उठाएंगे और देखेंगे रेखा, जो कला के तत्व में रेखा का क्या महत्वपूर्ण योगदान है, रूप कितने प्रकार के होते हैं, रूप क्या है, अगर हम छोटा बाल रूप बनाना चाहते हैं तो उसको हम कितने अंगुल का बनाएंगे, या कितने ताल का बनाएंगे, या कितने सिर का बनाएंगे। माइकल एंजेलो जो आपका पाश्चात्य कला में पुनर्जागरण कालीन कलाकार रहे, लियोनार्डो विंची के समकालीन, तो उन्होंने जो रूप के माध्यम से या सिर को कितने भागों में बांटा था, जिसको हम प्रमाण में भी लेके चलेंगे, जब सड़न की बात करेंगे तो वहां ये प्रमाण में आएगा। ठीक, तो अगर हम बात करें तो उनका क्या रोल है, क्या चीज है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहां हेडिंग डालिएगा रेखा। तो सबसे पहला जो आपका कला का तत्व है उसमें हम बात करेंगे रेखा के बारे में, और रेखा में देखेंगे कि क्या क्या चीज रेखा में होती है और रेखा को हम कैसे कैसे आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला तत्व है रेखा। देखिए अगर हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज की बात करें तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय चित्रकला कैसी है, तो क्वेश्चन उठता है यहाँ से, और जो आंसर इसमें लगता है कि भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान रही है। कैसी रही है, रेखा प्रधान। ठीक, तो अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि रेखा में जो भारतीय चित्रकला कैसी रही है, तो भारतीय चित्रकला कैसी है, रेखा प्रधान, रेखा प्रधान। ठीक, जब हम अजंता की बात करेंगे तो वहां रेखाओं का बहुत बड़ा महत्व है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे क्वेश्चन उठता है कि रेखा की जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाई जाती है, रेखा कहलाई जाती है। तो रेखा क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहा जाता है, रेखा क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, रेखा कहा जाता है। एक और क्वेश्चन यहां से बनता है कि बहुत सारे बिंदुओं को अगर हम एक ही दिशा में लगा दें और शुरुआत के बिंदु से लेकर एंड पॉइंट तक हम जाएं तो वो क्या बन जाएगी, रेखा बन जाएगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो रेखा है वो बिंदुओं का समूह है। क्या है, रेखा बिंदुओं का
समूह है। तो रेखा क्या है? बहुत सारे बिंदुओं का क्या है? समूह है रेखा। अब जैसे यहां से अगला क्वेश्चन आता है कि जो रेखा में क्या है, कि रेखा जो है वो किसी भी चित्रकारी में क्या व्यक्त करती है, या रेखा क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दीजिएगा कि रेखा जो है, अगर कला के हिसाब से देखें तो रेखा कला के प्रभाव को दर्शाती है। रेखा कला के प्रभाव को दर्शाती है। अब यहीं से अगला क्वेश्चन ये बनता है कि बाकी अगर हम बात करें कि रेखा और क्यों इंपॉर्टेंट है कला में, तो देखिए किसी भी चित्रकारी में अगर हम आउटलाइन रेखा खींच दें, ठीक, तो वो कहीं ना कहीं एक रूप बनाएगी। क्या बनाएगी? रूप बनाएगी। जैसे कि अगर देख रहे होंगे जिस समय मैं खड़ा हूं, तो मेरी आउटलाइन रेखा है वो कहीं ना कहीं एक मनुष्य जैसा रूप दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं केवल आउटलाइन रेखा खींच दूं तो वहां से हमें मालूम पड़ जाएगा कि क्या है। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस तरीके से बना दूं, ठीक, और इस तरीके से, तो हम ये कहेंगे कि ये कहीं ना कहीं क्या है कि किसी एक मनुष्य का क्या बन के आ रहा है? रूप बन के आ रहा है। अब ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, लेकिन क्या है, ये एक मनुष्य का रूप बनकर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं रेखा क्या देती है कि रेखा जो है आकृति को रूप प्रदान करती है। मतलब रेखा रूप प्रदान करती है, ठीक। रेखा क्या करती है? रूप प्रदान करती है। अब यहीं से क्वेश्चन आता है कि रेखा कितने प्रकार की होती है। तो देखिए अगर हम मैथमेटिक्स में जाएं तो मैथमेटिक्स में रेखा के बहुत सारे प्रकार होते हैं। और जैसे कि एक पूर्ण रेखा होती है, एक अपूर्ण रेखा होती है, ठीक, इस तरीके की। लेकिन कला में रेखाओं का एक अलग ही महत्व है, और कला में रेखाओं के बारे में हम अलग तरीके से देखेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें तो विद्वानों ने रेखा को दो भागों में बांटा है। भागों में बांटा है। तो कितने भागों में रेखाओं को बांटा गया है? दो भागों में रेखाओं को बांटा गया है। जो पहले है उसको हम बोलते हैं कौन सी रेखा? सरल रेखा। कौन सी रेखा बोला जाता है? सरल रेखा। सरल रेखा। और दूसरा जो पार्ट आता है उसको हम बोलते हैं वक्र रेखा, ठीक। तो अब जो सरल रेखा क्या होती है, तो ध्यान दीजिएगा, ऐसी रेखा जो एक निश्चित दिशा में चले। ऐसी रेखा जो निश्चित दिशा में चलती है। और वहीं अगर बात करें हम वक्र रेखा की, और ये कह सकते हैं कि ऐसी रेखा जो निश्चित दिशा में चलती है या दिशा नहीं बदलती है, ठीक। लेकिन वहीं अगर बात करें हम वक्र रेखा की, तो वक्र रेखा, ठीक। तो वक्र रेखा जो है वो कैसी है? तो ऐसी रेखा या ऐसी रेखाएं जो दिशा बदलती हैं। जो क्या करती हैं? दिशा बदलती है। मतलब जो अपनी दिशाएं बदल लेती हैं उनको बोलते हैं हम कौन सी रेखा? वक्र रेखा। लेकिन जो अपनी दिशाएं नहीं बदलती हैं उनको क्या बोलते हैं? हम सरल रेखा बोलते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने यह चीज देखी है कि जो हम कला के तत्व टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें कला के कितने तत्व होते हैं? वो होते हैं 6। कौन सा? रेखा, रंग, रूप, तान, पोत, ठीक। और उसके बाद रेखा, रंग, रूप, तान, पोत और अंतराल। तो ये टोटल 6 तत्व होते हैं। और उसमें हमने रेखा में देखा है कि सबसे पहले रेखा की डेफिनेशन क्या है, भारतीय चित्रकला कैसी है, रेखा पद्धति क्वेश्चन आता है, ठीक। उसके बाद दो बिंदुओं, रेखा बिंदुओं का समूह है और दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? रेखा कहा जाता है। रेखा रूप प्रदान करती है, या रेखा को दो भागों में बांटा गया। एक होता है सरल रेखा, जो ऐसी रेखा है जो निश्चित दिशा में चलती है, जैसे कि चाहे तो हॉरिजॉन्टल रेखा हो, चाहे क्या हो, ऊर्ध्वाधर रेखा हो, लेकिन ऐसी रेखा हो जो क्या ना करे, जो अपनी दिशा ना बदले।
और जो अपनी दिशा नहीं बदलती है उस रेखा को हम क्या बोलते हैं, सरल रेखा। लेकिन जो अपनी दिशा बदलती है, चाहे वो आपकी कैसी हो, चक्राकार रेखा हो, ठीक, तो ये क्या हो जाएगी, तो ऐसी रेखाएं क्या कहलाई जाएंगी, आपकी वक्र रेखा कहलाई जाएगी। लेकिन जो आपकी एक सीधी दिशा में चले, मतलब एक ही दिशा में चले, तो वो रेखा आपकी क्या कहलाई जाती है, वो कहलाई जाती है आपकी सरल रेखा, जो एक निश्चित दिशा में चलती है और जिनकी दिशा निश्चित ना हो, हम ये भी कह सकते हैं। ठीक, तो चलिए इसको नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जो शीघ्रता से, रेखा से शीघ्रता से किया गई पेंटिंग को हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग क्या होती है। ठीक, चित्र के जो है प्राण वो क्या होते हैं, और उसके बाद चित्र धरातल के कितने आयाम होते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे पूर्ण चित्र के ग्राउंड कितने होते हैं, क्षैतिज रेखा कैसा व्यक्त करती है। तो चलिए हम इसकी बात करेंगे। तो आगे बढ़े अगर हम रेखा में, तो ध्यान दीजिएगा, देखिए जैसी रेखा होगी वो रेखा उसी तरीके का भाव प्रकट करती है। ठीक, अब कैसी रेखा, तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें सबसे पहली रेखा, हेडिंग डालिएगा इसमें, रेखाओं द्वारा भाव। अगर हम कला में रेखाओं के भाव की करें तो जैसी रेखा होगी वैसे ही क्या होगा, उसके भाव होंगे। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें कि क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, अगर कोई क्षैतिज रेखा है तो वो किस तरीके का भाव प्रदर्शित करती है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम क्षैतिज रेखा की बात करें तो क्षैतिज मतलब एक शांति से, एक बस देखिए, अगर मैं किसी क्षैतिज रेखा को खींचूं तो बस ना दिमाग को सोचना हमें एक रेखा खींचनी है, खींच दी। लेकिन ऊर्ध्वाधर रेखा खींचनी है तो कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि कहीं कैसी भी जात तो नहीं रही है। ठीक, तो अगर हम बात करें तो जो क्षैतिज रेखा है वो कैसा, तो देखिए क्षैतिज रेखा जो है हमारा विश्राम, विश्राम, ठीक, उसके बाद क्षैतिज रेखा शांति, उसके बाद क्षैतिज रेखा जो है निष्क्रियता, निष्क्रियता, उसके बाद स्थिरता, स्थिरता, संतुलन, कोई सा भी ऑप्शन में आ सकता है, ध्यान दीजिएगा, संतुलन व मौन का भाव प्रकट करती है, मौन का भाव प्रकट करती है, भाव प्रकट करती है। करती है। अगर वही बात करें हम ऊर्ध्वाधर रेखा की, तो दूसरा लिखिएगा ऊर्ध्वाधर रेखा, जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वो कैसा, तो देखिए जब कभी भी हम कहते हैं कि ऊंचाई पर उठना, अगर किसी व्यक्ति को ऊंचाई पर उठना है तो ऊंचाई पर उठने का मतलब क्या होता है कि वो आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। ठीक, ऊंचाइयों को छू रहा है। तो जब भी हम कहते हैं ना कि भाई अगर हमें ऊंचाइयों को छूना है तो हमारे दिमाग में स्वाभाविक क्या हो जाता है कि हमें ऊंचाइयों को छूना है। अगर ऊंचाइयों को छूना है तो यहीं से जब हम ऊंचाई को छुएंगे तो हम पूरी अपनी शक्ति लगाकर क्या करेंगे कि काम को करेंगे। तो सबसे पहले कि जो शक्ति का भाव प्रकट करती है, उसके बाद शक्ति का दृढ़ता, दृढ़ता, ठीक, दृढ़ता, उसके बाद अगर बात करें गौरव, गौरव, देन महत्वाकांक्षी, महत्वाकांक्षा। अगर पूछा जाए महत्वाकांक्षा का भाव किस प्रकार की रेखा प्रकट करती है तो आंसर क्या आ जाएगा, ऊर्ध्वाधर रेखा। गौरव का किस तरीके का भाव प्रकट करती है, किसका, ऊर्ध्वाधर रेखा का। मौन का कौन सी रेखा प्रकट करती है भाव, वो कौन सी है, क्षैतिज रेखा। उसके बाद महत्वाकांक्षा के बाद सत्य
और कठोरता। कठोरता सत्य वह कठोरता का जो भाव प्रकट करती है वो कैसी रेखा है? ऊर्ध्वाधर रेखा। अगर उसके बाद बात करें हम कि कौणवत रेखा, तीसरा पार्ट आता है कौणवत रेखा। तो जो कौणवत रेखा है वो व्याकुलता, व्याकुलता, ठीक। उसके बाद उत्तेजना, उत्तेजना, उत्तेजना के बाद बेचैनी, ठीक। सबसे ज्यादा व्याकुलता का आता है। उसके बाद नाटकीय, नाटकीय, नाटकीय के बाद आता है संक्रमण, संक्रमण, और उसके बाद आता है आपका कौन सा? गति। अगर कहा जाए कि गति को कौन सी रेखा दर्शाती है तो आंसर निकलकर कौन सा आएगा? कौणवत रेखा, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें कोणीय रेखा, चौथा आता है कौन सा? कोणीय रेखा, ठीक। अगर कोणीय रेखा के भाव देखेंगे, अगर किसी चित्र में कोणीय रेखा है तो वो कैसी है? संघर्ष, संघर्ष, ठीक। संघर्ष के बाद आघात, आघात के बाद आता है आपका कौन सा? असुरक्षा, अगर कहा जाए कि असुरक्षा का भाव कौन सी रेखा प्रकट करती है तो कोणीय रेखा, ठीक। उसके बाद अगला बात करें एक पुंजीय रेखा, पांचवा, एक पुंजीय रेखा, ठीक। तो एक पुंजीय रेखा जो स्वच्छंदता, शोभा, स्वच्छंदता, शोभा, अभिलाषा, ठीक। अभिलाषा, प्रसाद, प्रसाद के बाद आता है आपका एकाग्रता, ठीक। एकाग्रता, ठीक है। मतलब एक पुंजीय रेखा क्या होती है? देखिए, जैसे कि ये एक पॉइंट है और यहां से बहुत सारी रेखा निकलने, मतलब जिसका स्रोत एक ही हो और वहां से निकलने वाली रेखा क्या हो? बहुत सारी, उसको बोलते हैं हम एक पुंजीय रेखा। तो एक पुंजीय रेखा आप चाहें तो लिख सकते हैं कि जो एक ही बिंदु से चारों दिशाओं में निकलने वाली जो रेखाएं हैं वो क्या कहलाई जाती है? एक पुंजीय रेखा कहलाई जाती है। मतलब एक बिंदु से चारों दिशाओं में निकलने वाली रेखा क्या कहलाई जाती है? एक पुंजीय। और वो किस तरीके का? तो देखिए, एक ही बिंदु से चारों दिशाओं में फैल रहा है तो मतलब क्या हो रहा है? प्रसार हो रहा है, ठीक। अभिलाषा, शोभा, ठीक। स्वच्छंदता, ठीक है, और एकाग्रता। उसके बाद चक्राकार रेखा, छठवां आता है चक्राकार रेखाएं, ठीक। जो चक्राकार रेखाएं हैं वो कैसा भाव करती हैं? तो देखो, उत्तेजना, शक्ति या लय, शक्ति या लय। अब जैसे कहोगे भाई शक्ति का तो ऊर्ध्वाधर भी करती है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एक जो रेखा है कोई दूसरी रेखा उसका भाव प्रकट नहीं कर सकती, कर सकती है। लेकिन उसके अलावा जैसे कि अगर बात करें कि लय का कौन प्रकट करेगी तो आंसर क्या आ जाएगा? चक्राकार रेखा। और अगर शक्ति की बात करें तो शक्ति में या तो फिर दे रखा होगा ऑप्शन ऊर्ध्वाधर या दे रखा होगा क्या? चक्राकार। ध्यान रखना इस चीज को। उसके बाद अगर हम अगले की बात करें तो प्रभावी रेखा, प्रवाही रेखा, प्रवाही रेखा। तो प्रवाही रेखा किसका भाव प्रकट करती है? तो ध्यान दीजिएगा, गति, और गति का और कौन करती थी? कौन सी? कौणवत रेखा। उसके बाद प्रवाही रेखा सुंदरता, सुंदरता का भाव प्रकट करती है। उसके बाद माधुर्य,
माधुर्य का भाव प्रकट करती है। ठीक, उसके बाद आगे चलिएगा। देखिए ये हो गई आपकी 7 तरीके की रेखा। कौन कौन सी? क्यों आपकी क्षैतिज रेखा हो गई, ऊर्ध्वाधर रेखा हो गई, कर्वत रेखा हो गई, कौड़ी रेखा हो गई। ठीक है, उसके बाद आपका अगला आता है बौद्धिक रेखा। तो ये टोटल 8 तरीके की रेखा की बात होती है। ठीक है, तो एक होती है कौन सी? क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर, कर्वत, कोणीय, एक पुंजी, चक्राकार, प्रभावी, और उसके बाद बौद्धिक रेखाएं। 8वां आता है बौद्धिक रेखाएं। ठीक, और बौद्धिक रेखा किस प्रकार का? एक निश्चित उद्देश्य के लिए जो भाव प्रकट किया जाता है वो कौन सी कहलाई जाती है? बौद्धिक रेखाएं हैं। एक निश्चित उद्देश्य का जो भाव प्रकट कराती हैं वो कौन सी हैं? आपकी बौद्धिक रेखा है। तो दोस्तों अगर हम भाव के बेसिस पर बात करें तो जो टोटल 8 प्रकार की रेखाएं आपकी देखने को मिलती हैं, जिसमें आपकी होती है जैसे क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, कर्वत रेखा, कोणीय रेखा, एक पुंजी रेखा, चक्राकार रेखा, प्रवाही रेखा और बौद्धिक रेखा। अब जैसे रेखाओं के संबंधित में अगर हम कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो अब उसकी बात करते हैं, इसको नोट करते रहिएगा। चलिए, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, जिससे कि आपको ये वीडियो मिलती रहे। रेखाओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए अगर हम यहां से पहले पॉइंट की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन आता है स्केचिंग क्या है? कौन सा पॉइंट आता है? स्केचिंग। स्केचिंग, ठीक, स्केचिंग क्या है? तो देखिए स्केचिंग क्या है कि शीघ्रता से किया गया, शीघ्रता से रेखा द्वारा किया गया चित्रांकन, मतलब शीघ्रता से रेखा खींचकर किया गया चित्रांकन क्या कहलाया जाता है? स्केचिंग कहलाया जाता है। तो लिख लीजिएगा इसे, रेखाओं द्वारा शीघ्रता से किया गया चित्रांकन क्या कहलाया जाता है? स्केचिंग कहलाया जाता है। अगर हम बात करें ड्राइंग क्या है? ड्राइंग, ड्राइंग क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, ड्राइंग क्या है कि सभी आवश्यक विवरणों द्वारा, सभी आवश्यक विवरणों के साथ जो किया गया चित्रांकन है वो क्या कहलाया जाता है? वो ड्राइंग कहलाया जाता है। तो लिख लीजिएगा, सभी आवश्यक विवरणों द्वारा या के साथ किया गया चित्रांकन, या अगर कहें कि सभी आवश्यक विवरणों के साथ क्या करना? चित्र को अंकित करना क्या कहलाया जाता है? आपका ड्राइंग कहलाया जाता है। उससे अगला पॉइंट है कि अगर रेखाओं से संबंधित हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा कि जो पूर्ण चित्र, अगर हम चित्र के प्राण की बात करें तो देखिए चित्र के प्राण, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। चित्र के प्राण, तो चित्र के प्राण होते हैं 3, जिसमें हम सबसे पहले किसको रखते हैं? लय,
रंग रेखा। ठीक, तो चित्र के जो प्राण होते हैं वो क्या होते हैं, तीन होते हैं। एक होता है लय होता है, दूसरा होता है रंग होता है, तीसरा होता है रेखा। ठीक, तो ये क्या होता है, चित्र के प्राण होते हैं। अब उसके बाद अगर इन तीनों को दे रखा है तो हम तीनों को लगाएंगे ऑप्शन में, लेकिन तीनों में से अगर कोई एक दे रखा है तो हम उसको लगाएंगे। जैसे कि लय और रंग दे रखा है, लय दे रखा है, रंग और रेखा नहीं दे रखा है, तो किसको लगाएंगे, लय को। अगर रंग दे रखा है तो रंग को, और रेखा दे रखा है तो रेखा को। लेकिन अगर तीनों दे रखे तो क्या होंगे, चित्र के प्राण तीनों होते हैं। कौन सा, लय, रंग और रेखा। अब उसके बाद अगर हम बात करें कि चित्र के धरातल के आयाम, चित्र के आयाम, और जो धरातल है वो रेखा द्वारा ही निरूपित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, चित्र के आयाम कितने होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, चित्र के आयाम कितने होते हैं, दो आयाम होते हैं, दो आयाम। ठीक, अब दो आयाम मतलब जिसको हम बोलते हैं एक्स और वाई डायरेक्शन, मतलब दो दिशाओं में जो आपका चित्र होता है, जिसको हम 2D बोलते हैं। ऐसा समझिएगा, 2 डायमेंशनल। ठीक, कौन सा, 2 डायमेंशनल 2D फिगर होता है। लेकिन आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि चित्र के आयाम कितने होते हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 आयाम होते हैं। मतलब चित्र की कितनी डायरेक्शन होती है, 2 डायरेक्शन होती है। बट तान को बदलकर, ठीक, हम चित्र के आयाम 3 कर सकते हैं। और ऐसा करने वाले व्यक्ति थे लियोनार्डो दा विंची, और उन्होंने एक बहुत अच्छी उनकी मशहूर पेंटिंग, जो उनकी रेशमी पेंटिंग कहलाई जाती है, जो अपनी रेशमी मुस्कान के लिए, और जो लुव्र संग्रहालय में रखी गई है, जिसको हम बोलते हैं मोनालिसा की पेंटिंग। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, जो मोनालिसा जो पेंटिंग थी, ठीक, उसके कितने आयाम थे, 3 आयाम थे, 3 आयाम, 3D। और वो किसकी थी, मोनालिसा की, मोनालिसा। और मोनालिसा पेंटिंग के कितने आयाम थे, मोनालिसा चित्र के 3 आयाम थे, 3D थी। और इसी को हम बोलते हैं कौन सा, पूर्ण चित्र। देखिए क्वेश्चन 2 तरीके से आता है कि चित्र के कितने आयाम होते हैं, तो आंसर लगेगा 2 आयाम होते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि पूर्ण चित्र के सतह या आयाम या ग्राउंड सतह कितनी होती है, तो पूर्ण चित्र की सतह या आयाम कितने होते हैं, तो वो हो जाएगा आपके 3 आयाम होते हैं। अगर चित्र के आयाम पूछा जाए तो कितने होंगे, 2। और पूर्ण चित्र के आयाम पूछा जाए तो कितने होंगे, 3। और पूर्ण चित्र किसको माना गया है, मोनालिसा के चित्र को। समझ में आया। और वो कैसे किया था, उन्होंने तान को बदलकर किया था। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या आता है कि अलंकरण का आलेखन, अलंकरण आलेखन जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, वो लयात्मक रेखा तथा या कुंडलीकृत रेखाओं के द्वारा किया जाता है। लयात्मक या कुंडलीकृत रेखाओं द्वारा, ठीक, अलंकरण आलेखन किया, आलेखन का अलंकरण किया जाता है किसके द्वारा, लयात्मक या कुंडलीकृत रेखाओं के द्वारा। अब जैसे आगे बढ़े हम, तो देखिए जो हमारा विष्णु धर्मोत्तरण पुराण द्वारा लिखा, जो विष्णु धर्मोत्तरण पुराण जो मार्कंड मुनि द्वारा लिखा गया, जो गुप्त काल का जो ग्रंथ है, उसमें जो चित्रसूत्र प्रकरण है, जो 9 अध्यायों में तृतीय खंड का जो 9 अध्याय बटा हुआ है, 35 से लेकर 43 तक, उसमें अगर हम बात करें तो कितने प्रकार की रेखाओं के बारे में बताया गया है, तो ध्यान दीजिएगा, तो लिखिएगा चित्रसूत्र प्रकरण में, चित्रसूत्र प्रकरण में 3 प्रकार की रेखाओं का वर्णन मिलता है। तो अगर
पूछा जाए कि चित्रसूत्र प्रकरण में कितने प्रकार की रेखाओं का वर्णन किया गया है, तो 3 प्रकार की रेखाओं का वर्णन वहां किया गया। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो स्वतंत्र रेखांकन करने का प्रयोग, देखिए बहुत सारे कलाकारों ने, ठीक, बहुत तरीके की रेखाओं का प्रयोग किया गया है। जैसे स्वतंत्र रेखांकन का प्रयोग किस कलाकार ने किया है, सशक्त रेखांकन का प्रयोग किसने किया है, तो इस तरीके के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर बात करें हम स्वतंत्र रेखांकन, स्वतंत्र रेखांकन का प्रयोग, तो स्वतंत्र रेखांकन का जो प्रयोग किया गया है वो किसने किया है, वो किया है कॉन्डिस्की, ठीक, किसने किया है, पाश्चात्य कलाकार कॉन्डिस्की ने स्वतंत्र रेखांकन का प्रयोग किया गया। और वहीं अगर बात करें हम सशक्त रेखांकन, किसकी, सशक्त रेखांकन का प्रयोग करने वाले कौन थे, जिन्होंने एक चित्र बनाया था मुर्गे की लड़ाई, मतलब के हेपर, के हेपर कौन थे, के हेपर ने क्या किया है, आपका सशक्त रेखांकन का प्रयोग किया गया है, ठीक। अब जैसे कि जो रेखाएं वो क्या चीज प्रकट करती है, वो भाव प्रकट करती है। इसको हम, इसलिए रेखाओं को हम क्या बोलते हैं, भावात्मक रेखाएं भी बोला जाता है। रेखाओं को हम क्या और बोलते हैं, जो रेखाएं भाव प्रकट करती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, भावात्मक रेखा। तो जब हमने जैसे क्षैतिज रेखा हो गई, ऊर्ध्वाधर रेखा हो गई, तो ये जो पूरा सेक्शन था वो था आपका रेखाओं से संबंधित, जो कला के तत्व में जो पहला तत्व है। अब हम बात करते हैं दूसरे तत्व की, और दूसरे तत्व में हम बात करेंगे किसके बारे में, लिखिएगा इसका दूसरा पार्ट जिसको हम बोलते हैं रूप। तो सेकंड तत्व की अगर हम बात करें तो सेकंड तत्व है आपका कौन सा, रूप। दूसरा रूप, या इसको हम क्या बोलते हैं, दूसरा नाम आकृति, आकृति, ठीक, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर हम रूप या आकृति की बात करें तो रूप क्या है, कि रेखाओं द्वारा जो उभर कर आई कोई एक आकृति, उसको हम क्या बोलते हैं, रूप बोलते हैं, ठीक। क्योंकि रूप को कौन प्रदान करता है, वो रेखाएं प्रदान करती हैं, इसलिए ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट है। जैसे क्या रूप आ गया तो रूप में हम क्या करेंगे, रंग संयोजन करेंगे, फिर उसका क्या करेंगे, हम उसके उस ताल को देखेंगे, ठीक, उसकी हम किसको देखेंगे, लय को देखेंगे, उसके बाद हम किसको देखेंगे, उसका धरातल देखेंगे, ठीक। तो चलिए इसी तरीके से ये कनेक्ट होकर चलती है। तो अगर हम बात करेंगे रूप, रूप क्या है, जो एक निश्चित आकार या वर्ण होता है उसको हम क्या कहते हैं, रूप कहते हैं। निश्चित आकार, निश्चित आकार या वर्ण को रूप कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक। अब जैसे इससे आगे हम बात करें कि रूप क्या होता है, रूप एक चित्र का क्या होता है, क्षेत्र या स्थान होता है, ठीक। क्या होता है, रूप एक चित्र का क्षेत्र या स्थान होता है। रूप क्या होता है, किसी भी चित्र का क्षेत्र या स्थान होता है, ठीक। जैसे
वस्तु की कोई आकृति, वस्तु की कोई आकृति, वो उसकी किसको प्रदर्शित करेगी, उसके रूप को प्रदर्शित करेगी। मतलब और वो क्या करेगी कि वो आकृति क्या करेगी, एक निश्चित अपना स्थान या क्षेत्रफल क्या करेगी, घेरेगी। और उसी निश्चित क्षेत्रफल या जैसे कि इस समय स्क्रीन पर मैं दिखाई दे रहा हूं, तो मैंने एक स्क्रीन का एक कोई ना कोई एक क्षेत्रफल क्या कर रखा है, या स्क्रीन पर मैंने अपना कोई एक स्थान ले रखा है। तो ये जो सामने जो निकल कर आ रहा है वो मेरा क्या है, कोई आकृति है, कोई मेरा क्या है, रूप है। और जो बहुत सारी रेखाओं द्वारा क्या है, प्रदर्शित हो रहा है। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि एक निश्चित क्या आकार या वर्ण, ठीक, वो क्या कहलाया जाता है, रूप कहलाया जाता है, जो एक अपना निश्चित क्षेत्रफल या स्थान घेरता है, या जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर कह सकते हैं वस्तु की कोई एक आकृति। आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब रूप को प्लेटो जो महान वैज्ञानिक थे, अगर रूप के हम प्रकार की बात करें तो प्लेटो के अनुसार रूप को दो भागों में बांटा गया है। रूप के कितने प्रकार होते हैं, रूप के दो प्रकार होते हैं, रूप के दो प्रकार होते हैं। या अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि प्लेटो ने रूप को कितने भागों में बांटा था, तो प्लेटो ने रूप को दो भागों में बांटा था। पहला जो रूप था वो क्या था आपका, सापेक्ष। पहला कौन सा था, सापेक्ष, और दूसरा कौन सा था, निरपेक्ष। तो पहला कौन सा है, सापेक्ष, सापेक्ष, और दूसरा कौन सा है, निरपेक्ष। ठीक, अब इन दोनों में अंतर क्या है अगर हम बात करें, तो जो प्रकृति के सौंदर्य के आधार पर होता है उसको हम बोलते हैं सापेक्ष रूप। किसके आधार पर, जो प्रकृति के सौंदर्य के आधार पर होता है वो कहलाया जाता है आपका सापेक्ष रूप। और जो ज्योमेत्रीय आकृतियों के आधार पर होता है वो आपका कहलाया जाता है कौन सा, निरपेक्ष रूप। तो लिख लीजिएगा इसको, प्रकृति सौंदर्य के आधार पर, प्रकृति सौंदर्य के आधार पर जो रूप होता है वो कौन सा कहलाया जाता है, सापेक्ष रूप। और जो ज्योमेत्रीय आकृति के आधार पर, ज्योमेत्रीय प्रकृति के आधार पर जो होता है उसको हम बोलते हैं कौन सा, निरपेक्ष रूप। ठीक, तो रूप प्लेटो के अनुसार कितने प्रकार का है, दो प्रकार का। पहला कौन सा, सापेक्ष, और दूसरा कौन सा है, निरपेक्ष। जो सापेक्ष रूप होता है वो कैसा है, प्रकृति सौंदर्य के आधार पर। और निरपेक्ष रूप जो होता है वो किसके हिसाब पर होता है, जो ज्योमेत्रीय आकृति के आधार पर जो रूप निखर कर आता है या होता है। ठीक, अब जैसे आधुनिक कला के आधार पर बात करें हम, आधुनिक कला के आधार पर या अनुसार लिख देते हैं, आधुनिक कला के अनुसार। अगर आधुनिक कला के अनुसार हम रूप के प्रकार की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, आधुनिक कला के अनुसार भी रूप के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। तो कितने प्रकार हैं इसके, दो प्रकार। अब कौन कौन से दो प्रकार हैं, तो ध्यान दीजिएगा इसका, एक होता है जिसको हम बोलते हैं निष्क्रिय या सहायक रूप, और दूसरा होता है सक्रिय मतलब प्रमुख रूप। एक कौन सा हो गया, सक्रिय रूप, सक्रिय रूप, और दूसरा कौन सा हो गया, निष्क्रिय रूप, निष्क्रिय रूप।
अब ये सक्रिय रूप और निष्क्रिय रूप क्या होते हैं? देखिए, किसी भी एक चित्र में जब किसी भी व्यक्ति की या किसी वस्तु की जो विशेषता प्रमुख हो, मतलब वो व्यक्ति की ही पेंटिंग बनाई जा रही है, लेकिन अगर उसके सपोर्ट में भी कुछ चीजें रख दी जाए, ठीक, तो उस चित्र में दो तरीके के रूप हमें देखने को मिलेंगे। जैसे कौन कौन से? जैसे कि अगर किसी व्यक्ति की अगर हमें पेंटिंग बनाई जा रही है किसी कमरे में, तो कमरे की जो आवश्यक चीजें भी वहां क्या करी जाएंगी? पेंट की जाएंगी। तो जो आवश्यक चीजों को पेंट करने के लिए हम बात करें तो उनको बोलते हैं निष्क्रिय रूप, और जो उसकी पेंटिंग बनाई जा रही है व्यक्ति की, उसको हम बोलेंगे कौन सा? सक्रिय रूप। मतलब अगर किसी आकृति में किसी भी रूप की या किसी आकृति की अगर प्रमुख विशेषता है, मतलब प्रमुख भूमिका है, तो उसको बोलेंगे हम कौन सा? सक्रिय रूप। तो जिस आकृति की जिसकी भूमिका, मतलब जिस आकृति या जिस रूप की भूमिका क्या हो? प्रमुख हो, जिसकी प्रमुख भूमिका हो, ऐसे लिखिए, जिसकी प्रमुख भूमिका हो, ठीक, उसको बोलते हैं हम सक्रिय रूप। और जिसकी भूमिका कैसी हो? सहायक के रूप में, जिसकी भूमिका सहायक हो, उसको बोलते हैं हम कौन सा? निष्क्रिय रूप। तो ध्यान दीजिएगा, रूप के अगर हम प्रकार देखें तो रूप को अगर प्लेटो के अनुसार देखें तो हम बात करेंगे कि प्लेटो के अनुसार जो रूप के दो प्रकार थे, एक तो सापेक्ष और दूसरा कौन सा? निरपेक्ष। सापेक्ष मतलब जो प्रकृति के आधार पर हो, और निरपेक्ष मतलब जो किसके आधार पर हो? जो ज्यामितीय आकृति के आधार पर हो। वही अगर बात करें हम कि अगर हम आधुनिक कला के आधार पर बात करें तो आधुनिक कला के आधार पर रूप के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है कौन सा? सापेक्ष, और दूसरा होता है कौन सा? सापेक्ष नहीं, सक्रिय, और दूसरा कौन सा होता है? निष्क्रिय रूप। सक्रिय रूप वो रूप होता है कि जिसमें आकृति जिसकी भूमिका क्या हो? प्रमुख हो, और जिसको जो सहायक के तौर पर हो वो क्या होता है? निष्क्रिय। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे रूप का जो प्रभाव है वो क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, यह रूप जैसा रूप होगा वो किस तरीके का भाव चित्र में प्रकट करता है या किस तरीके का प्रभाव लाता है। तो हेडिंग डालिएगा इसमें, रूप में ही लिखिएगा, रूप के प्रभाव। देखिए ये चीजें हमें बहुत देखनी और यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, अगर कोई भी आयताकार या वर्गाकार रूप हो, पहला लिखिएगा आयताकार, आयताकार या वर्गाकार रूप, वो किस तरीके का प्रभाव प्रदर्शित करता है चित्र में? तो देखिए, शक्ति का, स्थिरता का या एकता का। शक्ति, स्थिरता या एकता, या कहें और एकता का प्रभाव प्रदर्शित करता है। उसके बाद अगर बात करें हम त्रिभुजाकार अगर कोई रूप है, त्रिभुजाकार रूप, वो कैसा प्रदर्शित करता है? तो देखिए, सुरक्षा, ठीक, शाश्वत, ठीक, और उसके बाद विकार। सुरक्षा का, सुरक्षा, शाश्वत, ठीक, उसके बाद विकार का प्रभाव लाता है। वही अगर बात करें अंडाकार, तीसरा आता है आपका अंडाकार। जो अंडाकार रूप है वो किस तरीके का प्रभाव लाता है चित्र में? तो वो लावण्य, सौंदर्य,
सृजन या सृजनता का भाव प्रदर्शित करता है। उसके बाद वृत्ताकार अगर है, चौथा आता है वृत्ताकार। वृत्ताकार अगर रूप है तो वो आकर्षण, गति और विशालता, आकर्षण, गति और विशालता का प्रभाव लेकर आता है। ठीक, वही अगर उल्टा त्रिभुज है, और ये इंपोर्टेंट है, उल्टा इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा इसको, उल्टा त्रिभुज। तो देखिए, जब त्रिभुज सुरक्षा का है तो उल्टा त्रिभुज का जो रूप है वो कैसा होगा, असुरक्षा।